लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसका असर देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगा। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी गेमिंग के नाम पर जुआ खिलवाने वाली कंपनियों के खिलाफ है। ऐसी कंपनियां जो फैंटेसी गेमिंग के नाम पर आपसे टीमें बनवाती थी और फिर 20-30 रुपए दांव पर लगवाकर करोड़ों रुपए जीतने का लालच देती थी, उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुए की लत लगवाने वाले फैंटेसी ऐप प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे और उनके मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। रियल मनी को दांव पर लगवाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगेगा। इस तरह के गेम्स का प्रचार प्रसार भी गैर कानूनी होगा। विज्ञापन देने वालों पर भी नकेल कसी गई है। इस तरह के गेमिंग ऐप से पैसों का लेन देन प्रतिबंधित, तो ये बैंक्स के लिए भी है। रियल मनी वाले गेम खिलवाने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई होगी, यानी तुरंत पैसा वाला जो गेम है। राष्ट्रीय स्तर की एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री की निगरानी करेगी और लोगों की शिकायतें सुनेगी। पैसे दांव पर लगवाने वाले गेमिंग ऐप को दोषी पाया गया तो कंपनी मालिक को 3 से 5 साल की जेल और 1 से 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगेगा। यही नहीं, इस तरह के गेम्स का प्रचार प्रसार करने वालों को भी 2 साल की जेल, 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप हैं। ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल है, जो कि फैंटेसी गेमिंग ऐप कहलाते हैं और ये भी अपने मेंबर्स को ड्रीम टीम बनाने और फिर कुछ पैसे लगाकर करोड़ों रुपए जीतने का ऑफर देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल के आने से इस तरह के कई ऐप्स के इस तरह के ऑफर्स पर प्रतिबंध लग जाएगा। क्रिकेट फैंस को पता ही होगा कि ड्रीम 11 टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर है। उसने 358 करोड़ रुपए में टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। इसी तरह से माई 11 सर्कल ने 5 सालों के लिए आईपीएल फैंटेसी राइट्स को सालाना 125 करोड़ रुपए में लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल मनी गेमिंग को रोक लगने से इससे जुड़े 17,000 करोड़ रुपए विज्ञापन बाजार पर भी ठप हो जाएगा। एक अनुमान है कि इस साल के अंत तक पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमर्स की संख्या 350 करोड़ हो जाएगी। हमारे देश में भी ऑनलाइन गेमिंग के प्रति लोगों की रुचि पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है और इसी वजह से केंद्र सरकार चाहती है कि भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जुआ नहीं बल्कि ई गेमिंग को, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। साल 2024 में भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट करीब 30,000 करोड़ रुपए का था और इसमें करीब 86% की हिस्सेदारी रियल मनी गेमिंग की ही थी। यानी भारत में ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसा दांव पर लगाया जाता है, उसका मार्केट साल 2024 में करीब 26,560 करोड़ रुपए का था। सिर्फ यही नहीं, दुखद यह है कि फैंटेसी गेम्स के नाम पर जुआ खिलवा रही ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 18% की रफ्तार से बढ़ रही है। अनुमान है कि साल 2029 तक भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाती है। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही सट्टेबाजी और जुआ रुक जाए। हमारे देश में ऑनलाइन गेम्स को लेकर 2 परिभाषाएं हैं। इसमें पहला है गेम ऑफ स्किल और दूसरा है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल ऐसे गेम्स को माना जाता है जिसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कोई वर्चुअल टीम बनाई, मान लीजिए क्रिकेट की टीम बनाई, फिर उस वर्चुअल टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको नंबर मिले और आप जीत गए। लेकिन एक है गेम ऑफ चांस, सीधे तौर पर सट्टेबाजी, जुआ माना जाता है। इसमें आपकी हार और जीत में आपकी स्किल का कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ दांव लगाने हैं। इस तरह के खेलों में आप किस्मत के भरोसे खेलते हैं, इसीलिए इसे जुए की श्रेणी में डाला जाता है और जुआ खेलना भारत में जुर्म है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने एक लूप होल खोजा जिसमें वो खुलेआम सभी को जुआ खिलवाने लगे। इन कंपनियों ने कानूनी रूप से सही कहे गए गेम ऑफ स्किल की श्रेणी में आने वाले ऑनलाइन गेम्स को फैंटेसी गेमिंग कहना शुरू किया। फैंटेसी गेमिंग में स्किल के नाम पर लोगों से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, अन्य खेलों की टीमें बनवाई जाने लगी। करोड़ों करोड़ रुपए ये कमाने लगे। इसके अलावा लोगों को पोकर, रमी, कार्ड गेम्स, लूडो, कई सारी जो गेम्स हैं वो खेलने के लिए भी प्रेरित किया गया। खिलाड़ियों को चुनकर टीम बनाने में या फिर कोई कार्ड गेम खेलने में स्किल की जरूरत पड़ती है। स्किल का मतलब यह है कि जब आप टीम बनाते हैं तो आपको खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में पता होता है और उसके आधार पर आप खिलाड़ी चुनते हैं। इसी तरह से कार्ड गेम में आपको पता होता है कि इक्का, बेगम, बादशाह या अन्य कार्ड का महत्व क्या होगा। धीरे धीरे देश के लोगों को इन खेलों की लत लगने लगी और
तब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपना असली खेल शुरू किया। उन्होंने इस फैंटेसी गेम को रियल मनी यानी वास्तविक पैसे से सीधा जोड़ दिया। इस तरह गेम्स में पैसों का लेन देन शुरू हो गया। फैंटेसी लीग्स, पोकर, रमी या कार्ड गेम्स खिलवाने वाली कंपनियों ने वॉलेट में रिचार्ज करने के नाम पर लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। इन पैसों को जुए की तरह दांव पर लगवाकर लोगों को करोड़ों रुपए जीतने का लालच दिया। आमतौर पर यह जुआ 10 रुपए से लेकर 100 या 200 रुपए तक का रखा गया ताकि देश के हर तबके के लोग अमीर बनने की चाहत में पैसा लगाने लगे। लोगों को पता भी नहीं चला और उन्हें ऑनलाइन जुए की लत लग गई। फैंटेसी गेम्स के नाम पर जुआ खिलवाने की कंपनियों को पता है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा बाजार बन चुका है। इस वक्त करीब 60 करोड़ गेमर्स हैं। 140 करोड़ इस देश की आबादी और 7 करोड़ गेमर्स हैं जो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर या मोबाइल ऐप्स पर गेम्स खेलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम क्रिकेट को ले लें तो कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप क्रिकेट टीम बनाने और उस पर पैसा लगाने के लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा रहे हैं। करोड़ों लोग अलग अलग फैंटेसी टीम्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसको ऑनलाइन एंगेजमेंट्स मतलब अलग अलग तरीके से फैंटेसी गेमिंग अलग अलग तरह के टर्म्स और नाम कॉइन कर करके लोगों के बीच फैलाया गया है। आप में से कई लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन जुए की लत में कितना पैसे डुबो दिए हैं। देश में इस तरह के सैकड़ों मामले आ रहे हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लोगों ने अपने लाखों रुपए डुबो दिए, फिर कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या तक करने के मामले आ रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार फैंटेसी गेम के नाम जुआ खिलवाने वाली कंपनियों पर लगाम कसने वाली है। ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जिनमें इन ऐप परचेज का विकल्प होता है। इसके तहत गेम के अंदर कैरेक्टर को अपडेट करने के लिए लोग वर्चुअल खरीदारी करते हैं। जैसे एक्शन गेम हुआ तो कैरेक्टर के लिए कोई खास कपड़े, वर्चुअल बंदूकें, जूते वगैरह सब खरीदे जाते हैं। ये सारी खरीदारी वर्चुअल होती है। ऐसा करना गैर कानूनी नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर मैंने आज देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। उन्होंने बार बार एक बात पर जोर दिया कि अगर पिछले साल इस देश में 45 करोड़ लोगों ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ जुए में, ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए हैं, तो सरकार की ये प्राथमिकता थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्राथमिकता थी कि अगर बात इंडस्ट्री की आएगी, बना मध्यम वर्ग को बचाने की आएगी, तो हम मध्यम वर्ग का ही ख्याल रखेंगे। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऐप बिल आप इसको कह रहे हैं, तो प्रमोशन और रेगुलेशन में आप कह रहे हैं कि प्रमोशन में जो ई स्पोर्ट्स है, जहां मतलब रियल मनी जहां इन्वॉल्व है, वो सब आप लोग बैन करेंगे? नहीं, देखिए, ई स्पोर्ट्स एक कॉम्पिटिटिव स्पर्धा वाला गेम है। हाँ। जैसे ओलंपिक्स में गेम्स होते हैं, हाँ। 2 हॉकी टीम्स आपस में खेलती है, तो उस तरह के जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं जिसके कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसमें कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, कैसे खेलेंगे, उसके पूरे प्रोसेस डिफाइन होते हैं। वो ई स्पोर्ट्स एक अलग कैटेगरी है। इस बिल के माध्यम से उसको एक लीगल रिकग्निशन मिलेगा और उसको प्रमोट करने का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ट्रेनिंग हो गया, प्रॉपर सपोर्ट हो गया, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मिले, वो सब चीजें उसमें रहेंगी। अब मैं सर ड्रीम 11 पर आना चाहती हूँ। मैं किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे ऐसे एप्स आए जो कि फैंटेसी स्पोर्ट एप्स करके आए। देखिए, उन पर भी क्या ये लागू होगा? विषय है मनी गेम्स या नहीं। मनी गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण जो सोसाइटी में नेगेटिव प्रभाव है, वो मुद्दा मेन है। उसको कैसे कंट्रोल करना, सोसाइटी को कैसे बचाना, समाज में ये जो कुरीति फैल रही है इसको कैसे रोकना, वो मुद्दा है। तो आप किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम माने कि ऐसे तमाम जो खेल जिसमें पैसा लिया जा रहा है, 8-8 रुपए लोग देते हैं और 80-80 हजार करोड़ की ये कंपनियां बन गई हैं। देखिए, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता। बहुत स्पष्ट बात है, अगर आज 45 करोड़ लोगों के जेब से 20,000 करोड़ रुपए सालाना जा रहे हैं, पिछले साल गए अगर, और इतना नुकसान होता है, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने लोगों के घरों में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से एक जो उनका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होता है, उस डिजीज में उसको क्लासिफाई किया। तो इतनी एक बड़ी समस्या अगर समाज के सामने है तो उसके ऊपर कठोर एक्शन लेने की जरूरत है। और जब भी चॉइस इज बिटवीन मिडिल क्लास एंड रेवेन्यू, मिडिल क्लास एंड इंडस्ट्री, middle class is definitely, it will get the paramount importance.